बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे लड़का हो या लड़की, अगर अपने माँ बाप का इकलौता संतान हो तो उसे बहुत सारा लाड़ प्यार मिलता है। और इसी लाड़ प्यार से कुछ बच्चे इस कदर बिगड़ जाते हैं कि बाद में उसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी में सेम वैसा ही होता है। एक महिला होती है जो कि शादी के 5 साल बाद अपने पति से तलाक ले लेती है। जब अपने पति से तलाक लेती है तो उसकी 2 साल की बेटी होती है और 2 साल की बेटी को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार से पालती है, उसकी हर एक फरमाइशों को पूरा करती है। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि दूसरी शादी भी नहीं करती है। इसके बाद जब उसकी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो 15 साल की ही उम्र में कुछ ऐसा कांड कर देती है जिससे कि माँ बेटी की दोनों जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर में एक कॉलोनी आता है इंदिरा नगर, और इसी इंदिरा नगर की रहने वाली रोमिला, जिनकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। रोमिला की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सलोनी, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है। रोमिला मूल रूप से सुल्तानपुर जिले की रहने वाली होती है। करीब 5 साल पहले उसने यश से शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद उसे पति के साथ कुछ बनता नहीं है, जिसकी वजह से 5 साल के बाद वो तलाक ले लेती है। और तलाक जब लेती है तो उसकी जो बेटी होती है सलोनी, वो 2 साल की होती है। इसके बाद वो तलाक लेने के बाद सुल्तानपुर छोड़कर लखनऊ आ जाती है और लखनऊ में ही इंदिरा नगर कॉलोनी में किराए का रूम लेकर रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है और उसकी नौकरी अच्छी खासी मिलती है। उसका तनख्वाह भी 45,000 के आसपास होता है। चूँकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, जिस वजह से वो अपनी बच्ची को अच्छी तरह से परवरिश करती है, उसका लालन पालन करती है, उसकी हर एक फरमाइशों को पूरा करती है। वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अच्छी कमाई होने के बाद वो उसी इंदिरा नगर कॉलोनी में एक फ्लैट भी ले लेती है। एक दिन वो अपने अस्पताल जाती है 14 अप्रैल को। अस्पताल जाने के बाद वहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेती है और छुट्टी यह कर लेती है कि मुझे अपनी बेटी के साथ हरिद्वार जाना है, हरिद्वार में जाकर कुछ पूजा पाठ करना है। इसके बाद वो अपने घर आती है और 14 अप्रैल को अपनी बेटी के साथ हरिद्वार के लिए निकल जाती है। जब हरिद्वार के लिए जाती है तो 20 दिन का समय जब गुजरता है तो उसी के फ्लैट से गंदी चीज बदबू की आवाज़ बदबू आने लगती है। सुबह सुबह उसी के ही कॉलोनी के रहने वाला, उसी के बगल में रहने वाला एक आदमी होता है रंजीत सुबह 8 अप्रैल के सुबह करीब उसके बदबू आने की, जो बदबू आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी, उससे वो परेशान हो जाता है और उसके घर के सामने, उसके फ्लैट के सामने जाता है तो देखता है कि इसी फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है। वो बहुत इतनी तेज़ बदबू आ रही थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब इसके बारे में सुनती है तो आती है, पुलिस को भी वहीं बदबू आ रही थी। इसके बाद वो रोमिला के नंबर पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम्हारे फ्लैट के अंदर किसी गंदी स्मेल आ रही है, तुम जल्द से यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद जब रोमिला आती है, अपने घर पे आती है, अपने फ्लैट पर आती है, दरवाज़ा खोलती है तो उस फ्लैट के तीसरी मंजिल पर एक स्टोर रूम होता है। उसमें वहाँ का नज़ारा जो देखते हैं तो सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी थी जो कि ज़्यादा सड़ गल चुकी थी। इसके बाद पुलिस रोमिला से सवाल करती है कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस पर रोमिला बताती है कि लड़के का नाम है सुदीप, जो कि सुदीप मेरी बेटी से प्यार करता है और दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं। सुदीप मेरे घर आया था। सुदीप जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा शहर का रहने वाला है। सुदीप की उम्र होती है 19-20 साल के आसपास। इसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है रोमिला से इसके बारे में पूछती है। रोमिला बताती है कि सुदीप मेरी बेटी से प्यार करता था और 2-3 दिनों के लिए मेरे घर पर आया था और घर पर आने के बाद मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब मैंने अपनी बेटी को उसके साथ जाने से मना किया तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि फांसी के फंदे से लटक गया और वो मर गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस उस लाश को लेकर अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद सुदीप के पिता, जिसका नाम होता है सुधीर,
जो कि पश्चिमी बंगाल के मालदा शहर का रहने वाले होते हैं, उनसे कॉल करती है। सुधीर के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सुधीर के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है सुदीप और दूसरे का नाम होता है राजवीर। सुदीप एक मिठाई की दुकान पर काम करते हैं और वहाँ पर काम करते करके बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, उनका गुजारा कर रहे थे। पुलिस सुदीप के पिता सुधीर को बुलाती है। सुधीर जब वहाँ पर जाते हैं, लखनऊ शहर में जाते हैं, तो अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखते हैं और पूरी बात जब पुलिस बताती है तो उनको यकीन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ज़रूर मेरी बेटी की हत्या की गई है। इसके बाद सुदीप की जो डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम हुई थी उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें यह लिखा रहता है कि सुदीप की हत्या अपने आप हत्या नहीं, सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसके बारे में जब पुलिस रोमिला को अपने पास बुलाती है, थाने में बुलाती है और थाने में बुलाने के बाद जो रिपोर्ट होती है उसके सामने रख कर पूरी बात सही सही बताने को कहती है। पहले तो रोमिला कुछ बताती नहीं है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से दबाव डालती है तो रोमिला सच सच बता देती है। दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी घटना के 1 साल पहले की है। जो रोमिला की बेटी थी सलोनी, वो बहुत ही वो अपने ही कॉलोनी में एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और जब वो अपनी स्कूल में पढ़ाई करती है तो उसकी सभी सहेलियों के पास मोबाइल होते हैं। वो अपनी माँ रोमिला से कहती है कि माँ मुझे भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि मेरी हर एक सहेली के पास मोबाइल है। इस पर रोमिला उसको मना कर देती है, लेकिन सलोनी जिद करने लगती है। चूँकि रोमिला को पता होता है कि मेरी बेटी को भी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसके जिद के आगे हार जाती है और उसको एक मोबाइल खरीद के दे देती है। जब सलोनी के पास मोबाइल आ जाता है तो मोबाइल में वो फेसबुक पर अपना पेज बनाती है और नए नए लोगों से दोस्ती करने लगती है। उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुदीप। सुदीप से वो चैटिंग करने लगती है। चैटिंग करने के बाद दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। लेकिन जब ये जो सुदीप था सलोनी से हमेशा बातें करता था, उससे प्यार भरी बातें करता था। एक दिन सुदीप उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो इस पे सलोनी कहती है कि जब तुमसे मुझे मिलना चाहता है तो तुम्हें लखनऊ आना पड़ेगा। और एक दिन जो सुदीप होता है अपने गांव से, अपने शहर से लखनऊ शहर आ जाता है और लखनऊ शहर आने के बाद सलोनी उसको अपने घर ले जाती है और जब घर ले जाती है तो अपनी माँ रोमिला से कहती है कि मेरा दोस्त है। चूँकि जो सुदीप होता है 2-3 दिन तक वहाँ पर रुकता है, उसके साथ समय बिताता है और जब फिर 2-3 दिन के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल चला जाता है, जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ पर जाता है। तो अब सलोनी की जो चेहरा था उसके सामने से हट ही नहीं रहा था। वो हमेशा सलोनी के बारे में सोचने लगता है, उससे बातें करने की सोचना था। वो उससे मिलने के लिए और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और फ़ोन पर बातें करता है कि फ़ोन पर तो अक्सर बातें करता ही रहता था, लेकिन सलोनी से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। इसके बाद जो ही 10 दिन का समय गुजरता है, जब सलोनी का जन्मदिन आता है, वहाँ पर उस समय फिर वो लखनऊ चला जाता है और जब लखनऊ जाता है तो इस बार सलोनी अपनी माँ रोमिला से पूरी बात बता देती है और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। इस पर सुदीप भी रोमिला से कहता है कि हम सलोनी से शादी करना चाहते हैं। जब शादी की बात रोमिला सुनती है तो परेशान हो जाती है, कहती है कि अभी तुम दोनों की उम्र शादी करने लायक नहीं है, शादी क्या होती है तुम दोनों को पता ही नहीं है। इस पर दोनों जिद करने लगते हैं। जब जो रोमिला की बेटी होती है सलोनी अपनी जिद पर उतर जाती है तो उसके आगे जो रोमिला होती है हार जाती है। कहती है कि ठीक है, जब दोनों की शादी ही करनी है तो एक शर्त रखती है। सुदीप से कहती है कि शादी से पहले तुमको एक अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद वो खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है। लेकिन इस पर सुदीप कहता है कि क्या भरोसा आपका, मैं इंतज़ार करूँगा, क्या भरोसा कि आप सलोनी की शादी दूसरे से कर दी जब तक मुझे नौकरी न मिल जाए। इस पर रोमिला कहती है कि तुम चाहते क्या हो। तो सुदीप कहता है कि मुझे ये लिखित दीजिए कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप सलोनी की शादी किसी और से नहीं करेंगे। इस पर रोमिला एक स्टम्प पेपर लेकर आती है और उस पर लिख कर देती है कि जब तक तुम्हें अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं सलोनी की कहीं शादी नहीं कर सकती। इसके बाद सुदीप खुश हो जाता है और वो स्टम्प पेपर ले लेता है। इसके बाद 2-3 दिन रहने के बाद फिर अपने शहर चला जाता है, पश्चिमी बंगाल चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अक्सर दोनों बातचीत क्या करते थे। 6 महीने का वक्त बीत जाता है। जब 6 महीने का समय बीतता है तो एक दिन जो सुदीप होता है फिर सलोनी से मिलने के लिए लखनऊ आ जाता है और लखनऊ में आने के बाद सलोनी से रोमिला से कहता है कि मैं सलोनी को पश्चिमी बंगाल ले जाना चाहता हूँ, उसको वहाँ पर घुमाना फिराना चाहता हूँ, वहाँ की दृश्य दिखाना चाहता हूँ। पहले तो जो रोमिला होती है तैयार नहीं होती है, उसको इस बात से एतराज़ होता है, लेकिन सलोनी जब जिद करने लगती है तो
रोमिला भी उसकी जीत के आगे हार जाती है और दोनों को पश्चिमी बंगाल भेज देती है, यानी कि अपनी बेटी को सुदीप के साथ उसके गांव भेज देती है। वहां पर जाने के बाद सुदीप सलोनी को हर जगहों पर घुमाता है। लगभग ऐसे ही 2.5 महीने बीत जाता है और जब 2.5 महीने का समय बीतता है तो फिर सुदीप और सलोनी लखनऊ आ जाते हैं, रोमिला के पास आ जाते हैं। और जब सलोनी लखनऊ आती है तब तक वो 2.5 महीने में बहुत कुछ बदल चुकी थी, उसका हाव भाव ही बदल चुका होता है। अक्सर वो सुदीप से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ करने लगी थी। एक दिन 15 अप्रैल को, उसी दिन वो लड़ाई की वजह यह थी कि अब जो सलोनी थी किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी और उसी लड़के से वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी सुदीप सुन लेता है और इसी बीच में लेकर दोनों में कहासुनी होने लगती है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रोमिला को ये बात पता चलती है तो दोनों को समझाती है। दोनों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, दोनों अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं। इस पर रोमिला सुदीप से कहती है कि बेहतर यह होगा कि तुम अपने घर चले जाओ, इसको छोड़ दो। इस पर सुदीप कहता है कि मैं ऐसे अपने घर नहीं जाऊँगा, आपने मुझसे वादा किया था, स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था कि मैं सलोनी से ही तुम्हारी शादी करूंगी। मैं अपने घर पे नहीं जा सकता, जब मैं अपने घर पर तभी जाऊंगा जब सलोनी से शादी करके जाऊंगा। इसी बात पर लेकर उन तीनों में बहस होने लगती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सुदीप गुस्सा हो जाता है और दोनों माँ बेटी रोमिला और सलोनी को मारने लगता है और उन दोनों पर भारी भी पड़ जाता है। इधर जो रोमिला होती है अपने बचाव के लिए भागती, तभी उसकी नज़र हॉकी स्टिक पर पड़ती है और जब हॉकी स्टिक पर नज़र पड़ती है तो हॉकी स्टिक को उठाती है और सुदीप के शरीर पर वार कर देती है। एक साथ कई वार करती है, जिसकी वजह से सुदीप की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके शरीर को, उसकी डेड बॉडी को एक तीसरी फ्लोर पर जो मंजिला था वहाँ के तीसरी फ्लोर पर स्टोर रूम में रखकर वो लोग हरिद्वार के लिए निकलते हैं। लेकिन हरिद्वार के लिए तो यह कहकर निकलते हैं, 1 महीने की छुट्टी लेते हैं और यह कहकर निकलते हैं कि हम लोग को हरिद्वार जाना है। लेकिन हरिद्वार दोनों माँ बेटी हरिद्वार नहीं जाते हैं, बल्कि लखनऊ शहर में ही इधर उधर भटकती रहती हैं। और जब 20 दिन का समय गुजरता है, जो इसकी बदबू आसपास के लोगों को पता चलती है तो आसपास के जो रंजित नाम का जो आदमी होता है पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब वहाँ पर आती है तो इस घटना स्थल का खुलासा करती है। जब इस घटना का खुलासा हो जाता है, पुलिस के सामने पूरी बात जो रोमिला होती है पूरी बात बता देती है, तो पुलिस भी इसके बारे में सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद पुलिस सुदीप के पिता सुधीर को कॉल करती है कि आकर अपने बेटे की लाश को ले जाए। इस पर सुधीर कहता है कि मुझे इतना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने परिवार से इस कदर परेशान हो गया, इस कदर मजबूर हो गया हूँ। अपनी मजबूरी बताता है कि वहाँ तक आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर जो पुलिस होती है अपने पैसे से उनका टिकट करवाती है। टिकट कराने के बाद सुधीर जब लखनऊ आता है, लखनऊ आने के बाद पुलिस कहती है कि आपको मुकदमा दर्ज नहीं करना है। तो इस पर कहता है कि मुकदमे करने से क्या मेरे बेटा वापस आ जाएगा, मुकदमे मैं दर्ज करूंगा, लेकिन बार बार मुझे मुकदमे लड़ने के लिए लखनऊ शहर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। इसके बाद जो पुलिस होती है अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी सुदीप की डेड बॉडी को उसके पिता को उसके घर ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद सुधीर भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी लाश को अपना घर ले जाना नहीं चाहता है। इसके बाद जो पुलिस होती है उसकी डेड बॉडी को दफन करती है, उसका अंतिम दाह संस्कार करती है और रोमिला और उसकी बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। चूँकि उसकी जो बेटी होती है उसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है, इसलिए उसको बाल सुधार गृह में जेल में डाल दिया जाता है और रोमिला को जेल में डाल दिया जाता है। आज दोनों माँ बेटी अपनी की सज़ा को भुगत रही हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।